मैं आईपीओ में निवेश क्यों नहीं करता और ये वीडियो मैं हिंदी में क्यों कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आईपीओ में निवेश करने वाले हिंदी बोलने वाले भी हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले भी हैं। तो ये मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं हिंदी भी बोलूँ। हाँ, कुछ लोगों ने बोला ये तो मद्रासी है, ये हिंदी नहीं बोल सकता है, तो वो भी दूर करनी थी। वैसे बहुत से वीडियोस मैंने हिंदी में बनाए हैं और वो हिंदी वीडियोस की एक अलग प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि मेरी हिंदी इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, तो मैं आईपीओ में निवेश क्यों नहीं करता, इसीलिए नहीं करता कि आईपीओ का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ऐसा ज़माना था, एक ऐसी दौर थी 1970 और 80 की दशक, जब जो आईपीओ आते थे कम आते थे, बहुत नहीं आते थे, और उनका जो प्राइसिंग होता था, जो कीमत पे वो आपको शेयर दे सकते थे, वो तय सीसीआई करता था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़। आपको याद है कि हमारे देश में बहुत से कंट्रोल्स होते थे, तो कैपिटल इश्यूज़ का भी कंट्रोल होता था। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो सब बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों को जब जॉर्ज फर्नांडिस ने इंडिया से भगा दिया था, वो सबको आईपीओ करना पड़ा जो यहाँ रहना चाहते थे। तो आपके कोलगेट, कमिंस, कैडबरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, होगनास, ईसाब शायद तब नहीं थी इंडिया में, मुझे ये पक्का याद नहीं है, सीमेंस, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वार्नर हिंदुस्तान नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, वो फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल में मर्ज हो गई। तो इन सब कंपनीज़ को जब इनको आईपीओ करना था, तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ उनको बोलता था कि क्या प्राइस में वो अपना आईपीओ कर सकते हैं। हाँ, ये सब बहुत चालू चीज़ थे, इन सब ने बड़े बड़े 1:6, 1:7 या 1:600 ऐसे बड़े बड़े बोनसेस दिए और भाव कम कर दिया। फिर भी कोलगेट शायद 15 रुपये के प्रीमियम से आई थी, 10 + 15 25 रुपये की इशू थी। और शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका नाम तब था हिंदुस्तान लीवर, 16 रुपये की इशू में आई थी, 10 + 6 16 में आई थी। तो वो हमारे जहन में है। कुछ लोग जो तब के हैं, मतलब बहुत कम ही लोग होंगे, मैं तो तभी स्कूल में था तब, बट मुझे याद है क्योंकि मेरे पिताजी ने तब निवेश किया था। तो ये जो सीसीआई की प्राइसिंग थी, तो मतलब ये लॉटरी टिकट था। आपको पक्का 25 रुपये की शेयर थी, 10 + 15 25, और उसमें भी लॉटरी तो लगती थी, सबको नहीं मिलता था, और जितना अप्लाई किया प्रोपोर्शनेटली कम मिलता था, या 1/2 पीपल यूज्ड टू गेट। तो अब जो लोग कहते हैं ना, तब लोगों के पास पैसा नहीं था, वो नहीं थी, जानकारी कम थी, लेकिन लोग तब भी निवेश करने वाले तो थे तभी, इसीलिए तो आईपीओ हुई। तो तब क्या होता था कि 25 रुपये की शेयर मिलती थी, आपको शायद 50 शेयर ही मिलेगी, लेकिन खुलती थी 90 रुपये में या 100 रुपये में। मतलब आपका ये तो पक्का था कि जब आपको लॉटरी लगी तो आपको पैसा मिलना ही है, आपको कुछ नहीं करना था, अप्लाई करो और आपको 25-30 रुपया, मतलब उससे ज़्यादा डबल भी कभी कभी मिल जाती थी, और एंड इट वाज नॉट बैड एट ऑल। तो लोग अप्लाई करते थे, तो वो चला आ रहा था बहुत सालों तक। फिर आई डोंट रिमेंबर कब हुआ, लेकिन सीसीआई अबॉलिश हुआ और सेबी आ गई। सेबी आई 93-94, तो मेरे ख्याल से 96-97 में ये हो गया होगा कि ये जो प्राइसिंग है वो सेबी करेगी, और सेबी ने बोल दिया कि आपको जो भाव में आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। तब लेकिन सभी ने एक चीज़ बोला था कि आपको प्रॉफिट मेकिंग होना पड़ेगा पिछले 3 साल में। तो लोग आते थे, प्रॉफिट बनाते थे और आईपीओ ला करके पैसा लेकर के भाग जाते थे। वैनिशिंग कंपनीज हुआ करती थी। और अब सेबी ने और एकदम हमारे इतने अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो गया सेबी। और देव जब प्रसन्न होता है तो बोलता है हाँ बेटा जो वरदान मांगना है मांगो। तो उनको एक और वरदान दे दी, प्रॉफिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इश्यू लाना है, ये प्राइस में लाना है तो आप ला सकते हो। अब आप देखिए क्या होता है कि जो हमारे बिहेवियर है ना, 10,000 साल पहले हम जैसा बिहेव करते थे वहाँ से यहाँ तक बहुत कम चेंजेस हुए हैं। लाइफ में चेंजेस हुए हैं लेकिन हमारी बिहेवियर चेंजेस बहुत कम है। हम जैसा बिहेव करते हैं उसमें बहुत परिवर्तन बहुत कम हुआ है।
तो अब क्या हुआ, लोगों को अभी भी वो 1980 की दशक की याद है कि भाई अगर आपको आईपीओ में शेयर लगता है तो वो प्रीमियम में खुलेगा और आप पैसा बनाओगे। बावजूद ये कि बहुत से ऐसे कंपनीज आए हैं जिन्होंने इश्यू किया और जो आज गायब हो गए, वैनिशिंग कंपनीज, इंक्लूडिंग अंबानी के घर का कंपनी रिलायंस पावर 430 या 435 रुपये में इश्यू लाई थी, अभी उसकी शायद 4 रुपये भाव चल रही है या 20 रुपये भाव चल रही है। मतलब आपकी 435 के शून्य के बराबर हो गई थी। पर लोगों को ये सब याद नहीं है, वही याद है कि भाई नहीं, ये अगर आपको इश्यू में पैसा मिल जाता है, शेयर मिल जाता है, तो वो पक्का प्रीमियम में खुलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको डिस्काउंट में खुलेगा। और यही लोग म्यूचुअल फंड में भी यही समझते हैं। तो जब भी ICICI प्रूडेंशियल एक इश्यू लाती है कॉल्ड फ्लेक्सी कैप, उसमें लोगों ने 10,000 करोड़ जमा कर दिया। और क्या आप ICICI की डिस्कवरी फंड में नहीं डाल सकते थे? क्या आप ICICI के अपॉर्चुनिटी फंड में नहीं डाल सकते थे? आप डाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं डाला, क्योंकि हमको ये लगता है कि हाँ नहीं, 10 रुपये में मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, तो इसी में हमको लेना चाहिए। तो 10 रुपये में लोगों ने ले लिया 9,000 करोड़। जब ICICI ने 9,000 करोड़ ले लिया तो फिर SBI ने बोला अरे मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, मैं तो उससे बड़ा बैंक हूँ। तो ICICI ने SBI ने इश्यू लाया और SBI को लोगों ने दे दिया 13,000 करोड़, विच इज़ वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस SBI, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन काम तो अभी शुरू होती है ना, अभी उनको काम करना है। अभी आप देखिए जो IPO है म्यूचुअल फंड का भी, उसको IPO को हम NFO बोलते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है NFO और IPO में। तो लोगों को लगता है हाँ 10 रुपये में मुझे मिल गया, अभी थोड़ा दिन में 20 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा या मैं बेच दूंगी। नहीं होता है। अपना जो इश्यू होता है, जो IPO कंपनीज़ का IPO होता है, उसमें क्या होता है कि पूरा कंपनी का वैल्यूएशन जो करते हैं वो प्राइवेट इक्विटी वाले करते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं, वेंचर कैपिटल के इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं। तो जो बहुत जानकार, पढ़े लिखे, दिमाग वाले लोग, जिनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम है, मतलब ये अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, जहाँ पे उनको बहुत कम ब्याज दर मिलता है, तो वो पैसा यहाँ लगाते हैं और बोलते हैं हमको तो 4% 5% चाहिए। अगर 4% ही चाहिए तो उनको वो ज़्यादा प्रीमियम दे सकते हैं, तो हाई प्रीमियम दे करके वो कंपनीज़ चलाते हैं, कंपनीज़ को हेल्प करते हैं। फिर उनको भी तो बाहर निकलना होता है, तो तभी वो IPO लाते हैं। मतलब पूरा निचोड़ के निकाला हुआ, जिसको समीर अरोरा जी ने बोला जैसे गन्ने का जूस होता है, तो पहले उसको निचोड़ लिया, मशीन में डाल दिया, तो दूसरा तीसरा बार, अभी जो क्या बचेगा। तो जो पहला निवेश करता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट या PE फंड है, वो पहली बार की जो धार है वो पी लेता है। उसके बाद फिर दूसरा तीसरा, फिर जो लिस्ट होती है उसको भी जाकर के लोग खरीदते हैं। तो वो क्या इसमें से पैसा कमाएंगे? मेरे ख्याल से कमाएंगे, लेकिन उनको बहुत जुडिशियसली करना पड़ेगा, मतलब बहुत संभाल के करना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत इसकी प्राइसिंग अच्छी नहीं है, या बहुत बहुत लंबे समय तक वेट करना होगा। तो मैं तब तक वेट करूंगा जब मार्केट ये नहीं कहता कि ये इसकी कीमत ठीक है। जैसे ज़ोमैटो का इश्यू आया था 70-80 रुपये में, फिर वो खुला 130-140, शायद उससे ऊपर भी गया था, फिर अभी घट के 127-28 है। तो अगर मार्केट में यहीं रहता है तो 30 दिन के बाद उसके जो नज़दीकी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेच सकते हैं। अभी वो निकल गया, फिर 1 साल बाद कुछ एम्प्लॉयज़ बेच सकते हैं, कुछ और वेंचर कैपिटलिस्ट बेच सकते हैं। वो लोगों ने अगर सब ने बेच दिया तो 1 साल बाद शायद इसकी कीमत 115-120 होगी, जो उसका सही प्राइस है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्केट डिस्कवर्ड प्राइस। डिस्कवर्ड प्राइस मतलब मार्केट ने शोधा हुआ कीमत, जो उस कीमत में बहुत से लोग ले रहे हैं, बहुत से लोग बेच रहे हैं। जब बहुत से लोग कोई चीज़ करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये ठीक है, मतलब उस दिन के लिए वो वैल्यूएशन ठीक है। तो भाई अगर आपको 110-115 में मिलता है तो इसका ये मतलब है कि बहुत से लोग समझते हैं ये सही कीमत है, इसलिए उस भाव में ख़रीद रहे हैं, और कुछ लोग समझते हैं ये बहुत ज़्यादा है इसीलिए वो बेच रहे हैं। लेकिन लाख लोग बेच रहे हैं और लाख लोग ख़रीद रहे हैं, जब वॉल्यूम्स बढ़ जाती है दैट प्राइस इज़ बेटर।
सो 170 रुपये शायद गलत था, 140 शायद गलत था, लेकिन अगर 115-120 तक भाव आती है, या तो 150 भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 115 होगी, 150 भी होगी, दैट इज़ अ बेटर प्राइस। और मुझे एक और फ़ायदा है, उसमें मैं जितना चाहिए उतना ले सकता हूँ। मुझे अगर 10,000 शेयर चाहिए तो 10,000 ले सकता हूँ, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख ले सकता हूँ। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे 25 शेयर ही मिलेगा या 30 शेयर ही मिलेगा, वो भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने एक और चीज़ देख लिया, अगर अच्छी शेयर है तो मिलती नहीं है, और अगर बुरी शेयर है तो मिलती है और बिकती नहीं है, तो क्या फ़ायदा अप्लाई करके? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। अगर आपको फ़ायदा दिखता है और आपको ये लगता है कि प्राइमरी मार्केट जो आईपीओ से लेने में आपको नुकसानी नहीं हो सकती है, इसमें तो कभी नुकसानी नहीं होगी, सेकेंडरी मार्केट में ही नुकसानी होगी, तो वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि मार्केट के अंदर आने के 2 तरीके हैं, एक आईपीओ से आइए या तो एक सेकेंडरी मार्केट से आइए, मतलब आपके ब्रोकर से आप बोल के वो कुछ ख़रीद लेगा आपके लिए। तो ये दोनों तरीके हैं मार्केट में आने की, दोनों में प्रॉफिट हो सकती है, दोनों में लॉस हो सकती है। ये ना समझना कि आईपीओ में आने से नुकसान नहीं होगी या सेकेंडरी मार्केट से आने से नुकसान ही होगी, दोनों गलत है। आईपीओ में भी नुकसान हो सकती है, सेकेंडरी मार्केट में भी नफ़ा हो सकती है। तो नुकसान नफ़ा वो सब आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप एनएफओ में पैसा बना सकते हैं, आपको लगता है, तो ज़रूर आपने कुछ तो सोच के किया होगा, तो ठीक है। आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, मुझे अप्लाई करना है, सोमवार को, अगले सोमवार तक अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके अगले सोमवार से पहले मैं बेच दूंगी और मुझे पैसा मिलेगा, तो ये गलत है। हर एक आईपीओ प्रीमियम में नहीं खुलने वाला है। तो ये सब अगर आपको पता है और फिर आप निवेश कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो ज़रा शेयर करें, सब लोगों को बताएं कि कोई गारंटीड रिटर्न वगैरह है नहीं। जो बेचने वाला है वो बहुत शातिर है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको वो जानता है कि मार्केट में कब टाइमिंग करनी चाहिए। यही ज़ोमैटो अगर मार्केट में मंदी होती तो शायद इशू ही नहीं कर पाता, या तो इससे कम कीमत में कर पाता। हाँ, वो ये सब संभाल लेते हैं, उसमें 1:1 बोनस दे देते हैं और आपको बोलते देखो हम 30 रुपये में ला रहे हैं या 25 रुपये में ला रहे हैं, राइट। ये कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते हैं, फेस वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट उनको लगा कि ये भाई अच्छी कीमत है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, तो उनके लिए, तो उन्होंने ये प्राइस में इश्यू लाया। आपको तब ख़रीदना है जब आपको कन्वीनियंट लगे और मार्केट में भाव सही लगे। आईपीओ में ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिस्ट होगी फिर ख़रीदोगे तो भी कमाओगे यही, और लिस्ट होगी और डिस्काउंट में लिस्ट होगी तो फिर आपकी नुकसान होने की संभावना है। थैंक यू।